नमस्कार। सिटी बीट न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम जन संवाद में मैं भूपेंद्र राजपूत आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये जन संवाद जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है, जनता की बात, जनता के विचार, जनता के मुद्दे हम पत्रकारिता के माध्यम से उन जिम्मेदार लोगों के समक्ष पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जो कि हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम चाहते हैं जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से हम इस क्षेत्र के विकास के लिए एक रास्ता, एक मार्ग तय कर सकें, प्रशस्त कर सकें। और हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी बीजेपी की सरकार के द्वारा ही किया जा रहा है। नरेंद्र शिवाजी पटेल हमारे क्षेत्र से विधायक होने के साथ साथ राज्य मंत्री भी हैं और मोहन सरकार के साथ कदम ताल मिलाकर क्षेत्र के विकास में अग्रणी हैं। डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश बरेली में आ रहे हैं। उन्हीं के आगमन को लेकर क्षेत्र के जनमानस में कुछ अपनी समस्याओं को लेकर और कुछ अपने क्षेत्र के विकास को लेकर बात है, विचार हैं। वही विचार हम आज साझा करना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से। हमारे साथ क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार श्री सुरेश विदुआ जी हैं जो कि लंबे समय से इस क्षेत्र की समस्याओं को अपनी कलम के माध्यम से उठाते रहे हैं। और हमारे साथ श्री सत्यनारायण याज्ञवल्क्य जी हैं, वह भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और वह भी क्षेत्र की समस्याओं को अपनी कलम के माध्यम से जनता के सामने लाने में आज तक प्रयासरत हैं। तो मैं दोनों मेहमानों का हमारे स्टूडियो में स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि सिटी बीट के माध्यम से आज यह कार्यक्रम इस तरीके से पेश किया जाए कि प्रबुद्ध नागरिकों के समक्ष, जनमानस के समक्ष और जो जिम्मेदार हैं उनके समक्ष हमारे क्षेत्र के मुद्दे सलीके से पहुंच सकें और उनका समाधान हो सके और जनता की भावनाओं की पूर्ति हो सके। तो मैं सबसे पहले सुरेश विदुआ जी को आमंत्रित करता हूं कि वह कुछ बोलें इस क्षेत्र के विकास के बारे में और आगामी कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री जी का है उससे संबंधित कि हम अपने क्षेत्र की किन मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री जी के सामने हमारी मांगें रख सकते हैं या जनता की क्या भावनाएं हैं और क्या अपेक्षाएं हैं। आदरणीय विदुआ जी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बरेली आ रहे हैं। इससे पूर्व 2013 में लगभग 10 साल पहले शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री के रूप में बरेली आए थे और संभवतः वही स्थान है थाना मैदान जहां शिवराज जी की सभा हुई थी। थाना मैदान पर डॉक्टर मोहन यादव जी की सभा होने वाली है। सवाल ये है कि जब प्रदेश का मुखिया आता है तो हमारी अपेक्षाएं रहती हैं। राज्य मंत्री के रूप में नरेंद्र शिवाजी पटेल प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन जब प्रदेश का मुखिया किसी नगर में आता है, किसी क्षेत्र में आता है, तो उस क्षेत्र के निवासियों की अपेक्षाएं रहती हैं। शिवराज जी ने भी लगभग आधा दर्जन घोषणाएं की थी, वो चाहे मार्ग की हो, वो चाहे सिविल अस्पताल की हो, वो चाहे खेल मैदान की हो। तो इस तरह की जो घोषणाएं की, और वो सारी घोषणाएं केवल एक घोषणा छोड़कर जो मिनी स्टेडियम का निर्माण होना था वो अभी तक नहीं हो पाया। बाकी की सारी शिवराज जी की घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं। अब सवाल ये है कि जिस तेज़ी के साथ बरेली नगर का विकास हो रहा है, आने वाले कई दशकों तक बरेली का इसी तरह से विकास निरंतर होता रहने की संभावना है। भारत तो 1947 को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, लेकिन ये नर्मदा क्षेत्र और सीहोर जिला, रायसेन और सीहोर जिला, पहले भोपाल भी सीहोर जिले के अंतर्गत आता था। तो यहाँ पे भोपाल नवाब की नवाबी बरकरार रही। एक आंदोलन चला जिसे विनिकलन आंदोलन कहते हैं,
इसलिए कहते हैं कि भोपाल राज्य का भारतीय संघ में विलय हो। तत्कालीन समय की प्रजामंडल नामक संस्था द्वारा ये क्षेत्र में चलाया गया, सीहोर और रायसेन जिले में। उस समय भोपाल राज्य की आबादी लगभग 8 लाख थी। तो ये आंदोलन चला और सबसे पहले 6 जनवरी 1949 को बरेली में एक सभा होने जा रही थी। उस सभा के अंदर लाठीचार्ज हुआ और उस लाठीचार्ज में जुगराज सोनी और राम प्रसाद अहरवार ये 2 लोग शहीद हुए और आंदोलन उग्र हुआ। इसके बाद 14 जनवरी 1949 को इस क्षेत्र के ही बौरास जो नर्मदा जी के किनारे है वहाँ पे सभा हो रही थी और वहाँ पे सभा ना हो इसके लिए तत्कालीन नवाबी पुलिस द्वारा गोली चार्ज किया गया और उस गोली चार्ज में जो है 4 लोग शहीद हुए और सैकड़ों लोग घायल हुए। तो सवाल ये है कि हमने भोपाल राज्य के विलीनीकरण आंदोलन में अपनी शहादत दी, बलिदान दिया और आज यही क्षेत्र जिसने भारतीय संघ में भोपाल राज्य को विलीनीकरण आंदोलन के माध्यम से समाहित किया और विकास की दृष्टि से देखें तो पिछड़ा हुआ है। चाहे वो उदयपुरा क्षेत्र हो, देवरी हो, चाहे बरेली हो, बाड़ी क्षेत्र हो, ये विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। बरेली विधानसभा थी और उदयपुरा विधानसभा अलग थी और 2008 के परिसीमन में बरेली विधानसभा को समाप्त कर दिया गया और बरेली जो परिसीमन हुआ उस नए परिसीमन में उदयपुरा विधानसभा को बरकरार रखा गया और बरेली विधानसभा को समाप्त कर दिया गया। इसी प्रकार जो बरेली विधानसभा के अंतर्गत सिलवानी था, एक नई विधानसभा बनी और उदयपुरा विधानसभा का बेगमगंज हिस्सा जो है वो सिलवानी में जोड़कर नई सिलवानी विधानसभा बनाई गई। प्रश्न इस बात का है कि राजनीतिक दृष्टि से हमेशा ये क्षेत्र कभी कांग्रेस के साथ रहा, तो पिछले 2 दशक से ये संपूर्ण क्षेत्र चाहे वो ठाकुर रामपाल सिंह के माध्यम से हो, चाहे अन्य नेताओं के माध्यम से हो, वर्तमान में नरेंद्र शिवाजी पटेल के माध्यम से हो, भाजपा से अत्यधिक जुड़ा हुआ है। यहाँ से जब भी कोई जनप्रतिनिधि चुना जाता है तो रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतता है। अब सवाल ये है कि हम भाजपा की सरकार है, भाजपा के विधायक हैं और विकास की दौड़ में हम निरंतर पिछड़े। अब मैं श्री याज्ञवल्क्य जी के पास पहुंचता हूं और उनसे जानना चाहूँगा, कुछ दशकों से यह आंदोलन शिवराज जी के समय भी उठाया गया था, लेकिन उस समय से लेकर अभी तक इसकी मांग की पूर्ति नहीं हो पाई है। इसके क्या कारण रहे कि यदि हम जिले की मांग करते हैं तो हम क्षेत्र को कैसे जिले के लायक बता सकते हैं और हमारे क्षेत्र की क्या खूबियां हैं जिससे हमें जिले की सौगात मिले? बरेली को जिला बनाने के लिए काफ़ी समय से लोग आंदोलन भी करते रहे हैं और कई माध्यमों से अपनी बात भी रखते रहे हैं। यह अधिक उपयुक्त मौका है क्योंकि जहां पुनर्गठन आयोग सक्रिय हो चुका है, हम अपनी बात प्रभावी ढंग से तथ्यात्मक रूप से रख पाते हैं, तो शायद यह सौभाग्य हम लोगों को मिल जाए। जहां तक बरेली को ज़िला बनाने के औचित्य का सवाल है, रायसेन ज़िले की स्थितियां काफ़ी बदल चुकी हैं। जैसे मंडीदीप भले ही तकनीकी रूप से रायसेन ज़िले में शामिल है, लेकिन व्यवहारिक रूप से वह भोपाल में समा चुका है। इसके अलावा जब महानगर में रायसेन शहर शामिल हो जाता है तो फिर ज़िला मुख्यालय का औचित्य भी लगभग समाप्त हो जाता है। तो बात यह नहीं है कि रायसेन को ज़िला ना रहने दिया जाए, बात यह है कि हमारे जो आसपास की तहसीलें हैं जैसे बाढ़ी, बरेली, उदयपुरा, देवरी और बमहोरी, ये ऐसी तहसीलें हैं
जिनके आखिरी छोर से रायसेन पहुंचना 120 से 160 किलोमीटर दूर हो जाता है। बरेली ऐसा स्थान है कि इन पांचों तहसीलों के किसी भी गांव से अधिकतम दूरी लगभग 60 किलोमीटर हो जाती है। इस तरह जनता को जिला मुख्यालय तक आना जाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। बरेली से वाहन सुविधा और सार्वजनिक वाहन सुविधा लगभग हर जगह के लिए आसानी से उपलब्ध है। बरेली के आसपास इतनी शासकीय भूमि है कि जिला के लिए भवन निर्माण आसानी से हो सकता है और किसी भी नए निर्माण के लिए या नई स्थापना के लिए जो आवश्यक संसाधन चाहिए होते हैं, भरपूर यहाँ पेयजल है, भरपूर शासकीय भूमि है और भरपूर संपन्नता भी ऐसी है कि ज़िले को कोई राजस्व की दृष्टि से कोई हानि की स्थिति नहीं रहेगी। ऐसे में जनमानस जो चाहता है कि बरेली ज़िला बने, वह समय लगभग आ चुका है कि शासन को इस मामले में घोषणा कर देना चाहिए। इस समय स्थितियां अधिक अनुकूल भी हैं। हमारे क्षेत्र के विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल मुख्यमंत्री के निकटतम लोगों में शामिल हैं। दूसरे, उन्होंने वास्तव में अब तक नेता बनकर नहीं बल्कि क्षेत्र का बेटा बनकर काम किया है। उनके पास इस क्षेत्र को लेकर, उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र को लेकर बहुत ही व्यवस्थित जानकारियां हैं। हम लोग आशा करते हैं कि अपनी उन जानकारियों, अपने उस प्रभाव का वो उपयोग बरेली को ज़िला बनाने के लिए करेंगे। बरेली और इससे जुड़ी हुई जिस प्रस्तावित हम बरेली ज़िले की बात कर रहे हैं, इसकी आबादी, इसका राजस्व और इसकी प्रशासनिक व्यवस्था देखें तो बरेली सब डिवीज़न है और बरेली सब डिवीज़न में बाड़ी, बरेली, उदयपुरा और देवरी, ये 4 तहसीलें हैं और इन 4 तहसीलों के साथ 2 ब्लॉक हैं। एक उदयपुरा ब्लॉक है, एक बाड़ी ब्लॉक है। तो बाड़ी ब्लॉक जो है वो ज़िले का सबसे बड़ा ब्लॉक है। 106 ग्राम पंचायतें, लगभग 70 ग्राम पंचायतें उदयपुरा ब्लॉक में। उदयपुरा ब्लॉक में उदयपुरा और देवरी तहसील है और बाड़ी ब्लॉक में बरेली और बाड़ी। अब देखिए आप कि बाड़ी जो है भोजपुर क्षेत्र में आता है, बरेली और बाड़ी से सटा हुआ जो क्षेत्र है वो बरेली विधानसभा में आता है। सवाल ये है कि जिला मुख्यालय लोगों की पहुंच में हो। जैसा अभी याज्ञवल जी ने बताया कि 160 किलोमीटर तक वर्तमान रायसेन जिला मुख्यालय से रायसेन जिले के दूरस्थ ग्राम देवरी क्षेत्र के ग्रामों की दूरी 160 किलोमीटर तक है। न्याय के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए, तेज़ी से विकास के लिए छोटा जिला होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय जितनी भी योजनाएं आती हैं जिला मुख्यालय पर जाती हैं और जिला मुख्यालय प्रदेश की राजधानी जो मेट्रो सिटी में सम्मिलित होने जा रहा है उससे उसकी दूरी मात्र 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर दूर विदिशा है, जिला मुख्यालय है। 40 किलोमीटर रायसेन और भोपाल की दूरी है, राजधानी और जिला मुख्यालय है। और बाकी का पूरा जिला, चाहे वो सिलवानी हो, चाहे वो देवरी हो, चाहे उदयपुरा हो, चाहे बरेली हो, बरेली का भी जो तहसील के गांव हैं उन गांवों से लगभग 70-80 किलोमीटर तक जिला मुख्यालय की वर्तमान में दूरी है। तो आवश्यकता इस बात की है कि यदि हमें इस क्षेत्र का तेज़ी से विकास करना है, मेरी जानकारी में तो 2-2, 3-3 तहसीलों के भी जिला मुख्यालय हैं, श्योपुर है, हरदा है और भी हैं। तो हम जो है चाहते हैं कि बरेली ज़िला बने और ज़िला बनने के साथ जब जिला मुख्यालय बनेगा
तो निश्चित रूप से प्रशासनिक इकाई का जो ध्यान है वो आज अछूता है। अब आप एक सोचिए कि बाड़ी ब्लॉक की बरेली और बाड़ी तहसीलों के ग्राम पंचायत मुख्यालय तक अधिकारी नहीं पहुंच पाते। वर्तमान में स्थिति ये है। तो हर दृष्टि से देखा जाए, यदि पिछले 2 दशकों से बरेली को जिला बनाने की मांग चल रही है, तो इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि इस संपूर्ण नर्मदा क्षेत्र का और विंध्याचल क्षेत्र का तेजी से विकास हो और शासन की जो मंशा है कि लोगों को तुरंत न्याय मिले, न्याय के लिए उन्हें भटकना ना पड़े और जिला मुख्यालय से ज़्यादा दूरी ना हो। 50-60 किलोमीटर के अंतर्गत बरेली के आसपास है। दूसरी बात, बरेली से हर जहाँ जो भी बरेली में सम्मिलित रहेगा, जिले में प्रस्तावित जिले में सम्मिलित रहेगा, उसकी कनेक्टिविटी बहुत आसान है। जनसंख्या की दृष्टि से देखिए तो बरेली तहसील की आबादी लगभग 2.5 लाख है। तो इस दृष्टि से यदि इस क्षेत्र का आने वाले दिनों में विकास होना है और मूलभूत आवश्यकताओं का समाधान होना है, तो जिला मुख्यालय बरेली को बनना बहुत ही आवश्यक है। और मेरा ऐसा विश्वास है कि जन भावनाओं को इस क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के राज्य मंत्री, आने वाले इस प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जरूर समझेंगे। जैसे कि जामगढ़ हो गया, गुफा हो गई जामगढ़ की, और भी जो धार्मिक स्थल हैं, अभी मुख्यमंत्री ने भी कृष्ण पथ की जो बात की है, तो हमारे यहाँ कहें कि पुरातात्विक महत्व का स्थल भी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि याज्ञवल्क्य जी उस पुरातात्विक महत्व और पर्यटन से संबंधित यदि हम जिले की कोई सौगात, अगर ज़िले को हम चाहते हैं कि ज़िला हमारा बरेली बने, तो क्या ज़िले के माध्यम से हम ये सौगात प्रदेश को दे सकते हैं? यह अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि प्राकृतिक, धार्मिक और पुरातात्विक दृष्टि से यह क्षेत्र अत्यंत संपन्न हमेशा से रहा है। श्री कृष्ण पाथे के रूप में, श्री कृष्ण की ससुराल के रूप में जामगढ़ को मध्य प्रदेश सरकार आधिकारिक मान्यता दे चुका है। यहाँ देवरी से लेकर बाढ़ी तक 50 ऐसे स्थान हैं जो पुरापाषाण काल युग से जुड़ जाते हैं। दूसरे मध्यकाल में भी एक गोंडवाना के बहुत सारे अवशेष हमारे बीच में हैं। धार्मिक दृष्टि से जो देवरी से एक क्रम शुरू होता है, वो लगातार बाढ़ी तक दर्जनों धार्मिक स्थल हैं। प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से हम लोग अत्यंत संपन्न हैं। जब भी कोई पर्यटक आता है तो उसे यहाँ की विंध्याचल की पहाड़ियाँ इतना मोहित कर लेती हैं कि उसे लगता है कि उसे मध्य प्रदेश से बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना सब होते हुए अभ्यारण्य है, सिंघौरी अभ्यारण्य भी हमारे पास है। इतना सब होते हुए भी पर्यटन स्थल के रूप में हमारी पहचान क्यों नहीं बन पाई, यह वास्तव में गंभीर सवाल है। इसके पीछे शासन, प्रशासन या जनप्रतिनिधियों की अरुचि भी हो सकती है, क्योंकि जनता अपनी अपेक्षाएं करती है और उन्हें पूरा करना निश्चित तौर पर शासन का काम होता है। इस समय चूँकि बात मुख्यमंत्री के 13 जून को आगमन की है और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे जनता के बीच में से सामने आ रहे हैं। रायसेन जिले में पहला शासकीय महाविद्यालय बरेली में रहा है। इस महाविद्यालय से इस क्षेत्र के तमाम नेता, तमाम अधिकारी निकले हैं, आज जो मध्य प्रदेश में अपनी पहचान रखते हैं। ऐसे महाविद्यालय की इतनी दुर्दशा वास्तव में इस महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को व्यथित कर देती है। आज हमारे महाविद्यालय के पास अच्छा भवन है, निर्माण कार्य हो रहा है,
किंतु जब हम इस महाविद्यालय के छात्र छात्राओं से मिलते हैं तो हम लोगों को बड़ी निराशा होती है। अब क्योंकि मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव विद्वान व्यक्ति हैं और हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि वे भी काफ़ी विद्वान हैं, स्वर्ण पदक विजेता हैं, तो एक तरफ एक जो डॉक्टर हैं, एक तरफ स्वर्ण पदक विजेता इंजीनियर हैं जो धर्म और अध्यात्म में भी काफ़ी गहरी रुचि रखते हैं। जब हमारे बीच में ऐसे नेता हों और हमारे महाविद्यालय का वास्तविक उद्धार ना हो तो यह बात लोगों को खटकती है। दूसरे, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे नगर के वरिष्ठ पत्रकार अंकित तिवारी ने एक गंभीर समस्या की ओर ध्यान आकर्षित कराया है। जैसे विदुगा जी ने कहा कि लगभग 50,000 पशुधन हमारे क्षेत्र में है। इन पशुओं के इलाज के लिए जो पशु चिकित्सालय है वो इतना जर्जर है कि उसे तलाशना मुश्किल हो जाता है। एक खंडहर में हम 50,000 पशुओं के इलाज की जिम्मेदारी कैसे उठा सकते हैं। तो एक और जहाँ मनुष्यों के लिए इलाज की बहुत अच्छी सुविधाएं इस क्षेत्र में उपलब्ध हो रही हैं, वहाँ पशुओं के स्वास्थ्य के बारे में भी हमें सोचना होगा। बहुत सारी शासकीय भूमि हर गांव में है। आखिर हम गौ अभ्यारण्य या हर 2-3 पंचायतों के बीच में गौशालाएं क्यों विकसित नहीं कर पा रहे, यह भी एक ज्वलंत सवाल है। ऐसे बहुत सारी अपेक्षाएं लोगों की हैं और शायद कई माध्यमों से हमारे जनप्रतिनिधियों तक जनता की अपेक्षाएं पहुंच रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जब प्रदेश का मुखिया बरेली आए तो ऐसी सौगात देकर जाए कि इस क्षेत्र को हमेशा याद रहे। अभी याकूब जी ने जो विषय उठाया कि हम ऐतिहासिक पुरातत्व संपदा से संपन्न हैं, मैं कुछ झलकियां दिखाना चाहता हूं कि हम पर्यटन मतलब स्थानीय लोगों को भी वो जानकारी नहीं है और प्रदेश के सरकार द्वारा यदि प्रचार प्रसार किया जाए तो जैसे जामगढ़ में जामवंत की गुफा, वहाँ भगदेई नाम का स्थान, कामाख्या देवी का मंदिर, 3 तालाब और एक हिलती डुलती जो है विशाल चट्टान है, ये तो जामगढ़ का है। लेकिन जामगढ़ से यदि हम थोड़े आगे बढ़ते हैं तो तिल गणेश का ऊंची पहाड़ी पे एक मंदिर है और उस मंदिर के पास गुफाएं हैं, आदि मानव की गुफाएं, और उसी के पास चीन के बाद यदि भारतवर्ष में कहीं दीवार देखने को मिलेगी तो गोरखपुर से बाड़ी तक बनी हुई हजारों साल पहले की एक दीवार और उसकी विशाल चट्टानों के भग्नावशेष अभी भी मौजूद हैं। गोरखपुर बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है, वहाँ पे तालाब है, प्राचीन मंदिर हैं और इसी के साथ मानव गुफाएं हैं। गोरखपुर के अलावा जैसे अपन पतई जाते हैं, नर्मदा जी का किनारा है, वहाँ पे डायनासोर के जीवाश्म खोजे गए हैं। इसके बाद यदि अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो जैसे 51 नदी है, ये 51 नदी का नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में कहा जाता है कि 51 नदी के किनारे 51 मंदिर थे। और उसका प्रमाण है इस बात का कि जो खरगोन में जहाँ कहीं भी खुदाई होती है वहाँ पे प्रतिमाएं निकलती हैं। एक खोना बाबा की प्रतिमा दशकों से सैकड़ों वर्षों से एक वृक्ष के नीचे थी। जब जैन मुनि आए तो उन्होंने उसको बताया कि ये आदि भगवाननाथ की सिद्ध मूर्ति है और वहाँ पे जैन समाज ने उसका जो है मंदिर और उसकी सुरक्षा, उसकी देखरेख शुरू कर दी, पूजन पाठ शुरू हो गया। यदि अपन और देखें तो जैसे बाड़ी को आदिवासियों का एक स्थान माना जाता है, आदिवासी राज्य का। गोरखपुर भी एक आदिवासी रियासत थी और इसके साथ बीच में बमोरी है। बमोरी के पास कुचवाड़ा में आचार्य रजनीश का जन्म हुआ
और कुचपाड़ा के पास ही विंध्याचल की एक छोटी सी गुफा टाइप स्थान है, वहाँ पे त्रिलोक चंद का मंदिर है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि भगवान त्रिलोक चंद जो हैं भगवान शंकर का एक रूप है, और वहाँ पे आदम का प्रतिमा आज भी मौजूद है, और वहाँ पे लोग जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद बाड़ी जैन समाज का अतिशय क्षेत्र है। माँ हिंगलाज का वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे अखंड ज्योति जलती है नवाबी शासन के दौरान। उससे पहले तो गोंडवाना था, गोंडों की राजधानी था, चौकीगढ़ का किला है, लगा हुआ बारना डैम है। इसके बाद यदि देखें तो बाड़ी के पास पाटनी है। पाटनी में मगरनाथ की रहस्यमयी गुफा है। जहाँ तक लोग गए हैं वहाँ तक ऐसा कहा जाता है कि उस मगरनाथ की गुफा में नारद जी तपस्या किया करते थे, और वहीं से निकली हुई एक नदी जिसको नारद नाला बोलते हैं, वो मूतल सिर के पास जाकर नर्मदा मैया में मिलती है। तो हम जो है पुरातत्व संपदा से भरपूर हैं, लेकिन नाम कहाँ भूमिबेट का, नाम कहाँ आशापुरी, यही होता है, या सांची का स्तूप। लेकिन यदि नर्मदा क्षेत्र में देखा जाए तो नर्मदा क्षेत्र में, जिसमें बरेली, बाड़ी, उदयपुरा, देवरी, इन चारों तहसीलों में अनेक दर्जनों स्थान ऐसे हैं जो पर्यटन की दृष्टि से, पुरातत्व महत्व की दृष्टि से आदि मानव काल के साक्षात प्रमाण हैं, और इनकी खोज हो चुकी है, लेकिन ये पर्यटन के नक्शे पे अभी तक नहीं आ पाए। ये पर्यटन के नक्शे पे आना चाहिए। किंतु यहाँ इतिहास और पुरातत्व की बात है जो शासन के लिए एकदम आसान भी है कि बरेली कॉलेज में इतिहास को एक विषय के रूप में शामिल किए जाने की घोषणा की जा सकती है, और इसी सत्र से इस पर काम प्रारंभ भी हो सकता है। इससे हमें यह लाभ होगा कि जब इतिहास विषय हमारे बरेली कॉलेज में होगा तो यहाँ इतिहास विषय के विद्वान प्रोफेसर आएंगे, और जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो हमारे पुरातात्विक ऐतिहासिक संपदा का बारीकी से विश्लेषण कर सकेंगे और आधिकारिक तौर पर उन्हें मान्यता मिल सकेगी। एक विषय और है कि ये कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ पे ना तो रेलवे लाइन है, प्रस्तावित रेलवे लाइन का एक खंड जो बुधनी से इंदौर था वो निर्माणाधीन है, लेकिन जो गाडरवारा से और बरेली उदयपुरा से होकर जाना था वो अभी उसकी शुरुआत ही नहीं हुई है। उसके लिए भू अर्जन की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है। तो हमारी ये पीढ़ी जो वर्तमान है, इससे पहले वाली पीढ़ी और शायद आने वाली 1-2 पीढ़ी तक हम रेल ना देख पाएँ। तो आवश्यकता इस बात की भी है कि इस क्षेत्र का तेज़ी से विकास हो तो रेलवे लाइन भी हो, एक बात। दूसरी बात, कृषि पर आधारित उद्योग, जैसे यहाँ पे बहुआयत में टमाटर पैदा होता है, धान पैदा होती है, गेहूँ पैदा होता है, दलहन भी पैदा होती है जिसमें मुख्य रूप से चना। तो कृषि आधारित, जैसे यहाँ पे धान की नरवाई निकलती है, गेहूँ की नरवाई निकलती है, यदि यहाँ पे पुट्ठा मिल, कागज़ मिल या शक्कर मिल या आपके धान के जो मिलर हैं उनकी संख्या बढ़े तो यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को, यहाँ के मजदूरों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। पिछले 3-4 दशकों में इस क्षेत्र का भूजल स्तर लगभग 20 फुट तक खिसक चुका है नीचे। चाहे वो बारना हो, चाहे घोघरा हो, चाहे तेंदोनी हो, चाहे 51 नदी हो, इन चारों नदियों में रेत ही दिखलाई देती है। अब सवाल ये है कि जब जल संवर्धन अभियान चल रहा है तो मेरा अपना सुझाव है कि इन 4 नदियों के साथ यदि जो दर्जनों नाले हैं उन नालों पर स्टॉप डैम बनता है, तो यदि स्टॉप डैम बनते हैं तो भूगर्भ में पानी पहुंचेगा। और सबसे बड़ी बात, जो मवेशी गर्मी के दिनों में प्यासी रहती है उसे आसानी से पानी उपलब्ध होगा। तो इसको बहुत गंभीरता से सरकार को भी लेना चाहिए, अधिकारियों को भी लेना चाहिए और जनप्रतिनिधियों को भी लेना चाहिए। और मेरा तो अपना
ऐसा विचार है तो मुख्यमंत्री जी को और नरेंद्र शिवाजी पटेल को इस विषय में बहुत गंभीरतापूर्वक कुछ ऐसी घोषणाएं इस क्षेत्र के लिए करना चाहिए जिससे कि ये क्षेत्र वास्तव में समझे कि हमने भोपाल राज्य की विलीकरण आंदोलन में यही शहादत दी थी, तो उसका परिणाम कुछ वर्षों बाद सही लेकिन हमें मिल तो रहा है। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि जल संरक्षण को लेकर और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो उनके विचार हैं उससे मैं भी सहमत हूं और हम सभी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और इस चैनल के माध्यम से जो बात जनप्रतिनिधियों तक पहुंचेगी उससे भी हम यह चाहते हैं कि उसका कोई सार्थक परिणाम इस क्षेत्र को मिले और पर्यावरण संरक्षण के विषय में भी लोग गंभीरता से सोचें और काम करें। और हम अपेक्षा ये भी करते हैं कि क्षेत्र के जिन विकास के मुद्दों पर आज यह सार्थक चर्चा हुई है, इस चर्चा का कोई परिणाम, सुखद परिणाम सबके सामने आए और माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य मंत्री जी अगर इस प्रोग्राम को गंभीरता से लेंगे और देखेंगे तो वे सब पाएंगे कि यह जनमानस की आवाज़ है जिसे सिटी बीट ने उठाने का प्रयास किया है। मैं दोनों मेहमानों का आज इस स्टूडियो में आने पर धन्यवाद देता हूं और अगले कार्यक्रम में हम किसी नए मेहमान के साथ, किसी विशेष शख्सियत के साथ आपके सामने आएंगे और नए मुद्दे के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मुझे भूपेंद्र राजपूत को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।